तो चलिए दोस्तों, मैं वीर एक बार फिर से स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपनी यूट्यूब चैनल एग्जाम ऑफिशियल में। तो दोस्तों आज हम लोग देखेंगे सेट नंबर 9। ठीक है, सेट नंबर 9। 8 सेट हम लोगों ने पहले ही देख चुका है, 1 से लेकर के 8 तक हमने 8 दिन से लगातार दे रहे हैं आप सबको वीडियो, 9-10 दिन से। बीच में 1-2 दिन गैप भी हुआ था, तो अभी फिलहाल तो गैप नहीं कर रहे हैं हम और न करेंगे। ठीक है, तो आरआरबी परीक्षा कराने के लिए विचार कर रही है। देखिए कब तक हो जाता है, कब तक नहीं होता है। फिलहाल हम लोग देखते रहते हैं अपना जीके जीएस क्विज क्वेश्चन टेस्ट को। ठीक है, क्विज क्वेश्चन को। ठीक है, हम 40 क्वेश्चन रोजाना लेते हैं, आप लोगों के लिए लाते हैं ताकि आप लोग देखें, आप लोगों की तैयारी सुदृढ़ बनती जाए। हम इसमें उन्हीं परीक्षाओं उन्हीं प्रश्नों को शामिल कर रहे हैं और करते हैं जो आने वाले सभी परीक्षाओं में पूछे जाएंगे और पिछले परीक्षाओं में पूछे जा चुके हैं। इस बात को बहुत ही ध्यान से नोटिस करके दोस्तों आगे वीडियो को देखिएगा। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। तो दोस्तों पहला क्वेश्चन है कि प्रसिद्ध खजुराहो की गुफाएं कहाँ स्थित है। ठीक है, मध्य प्रदेश में है, महाराष्ट्र में है, राजस्थान में है, छत्तीसगढ़ में है। तो खजुराहो की गुफाएं कहाँ स्थित है दोस्तों? मध्य प्रदेश में। यह कई बार पूछा जा चुका है और आगे आने वाली परीक्षाओं में भी कई बार ही पूछा जाएगा, न सिर्फ एक बार बल्कि कई बार पूछा जाएगा अभी। ठीक है, तो मिस मत कीजिएगा एक भी क्वेश्चन को। तो चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है दोस्तों, सिखों के 10वें गुरु कौन थे? ठीक है, 10वें गुरु कौन थे? तो गुरु अर्जुन देव थे, या गुरु गोविंद सिंह थे, या गुरु नानक देव थे, या फिर गुरु तेग बहादुर थे? तो कौन थे दोस्तों? गुरु गोविंद सिंह थे। कौन? गुरु गोविंद सिंह। और अगर पूछता है कि सिखों के पहले गुरु कौन थे, तो गुरु नानक देव। ठीक है, पहला और अंतिम याद रखिएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा स्थान भारत में नहीं है? कालीबंगा, रोपड़, हड़प्पा या रंगपुर? तो कौन सा स्थान फिलहाल वर्तमान समय में भारत में नहीं है? हड़प्पा। ठीक है सर, ठीक है दोस्तों, ठीक है भाई लोग। ओके, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है दोस्तों कि अलेक्जेंडर ने भारत पर चढ़ाई कब की थी? 298 ईसा पूर्व में, 305 ईसा पूर्व में, 323 ईसा पूर्व में, 326 ईसा पूर्व में? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 326 ईसा पूर्व में। ठीक है, अलेक्जेंडर है। तो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है दोस्तों कि निम्न में से कौन सा नॉन फेरस धातु नहीं है? नॉन फेरस धातु नहीं है। ठीक है, लोहा, निकिल, कोबाल्ट या एल्यूमिनियम? तो इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, लोहा। लोहा जो है एक नॉन फेरस धातु नहीं है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है दोस्तों? अगला क्वेश्चन दोस्तों है कि खारे पानी में निम्न में से क्या उपस्थित होता है? खारे पानी में निम्न में से क्या उपस्थित होता है? एल्यूमिनियम, कैल्शियम, क्लोरीन या सोडियम? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, क्या? कैल्शियम। ठीक है दोस्तों, ओके। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। तो दोस्तों आगे बढ़ने से पहले हम आप लोगों से कहना चाहते हैं, एक रिक्वेस्ट है कि सभी लोग, जितने लोग भी वीडियोस को देख रहे हैं, सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन भी दबाइए और लाइक भी कर दीजिएगा। और अगर आपके जो साथी लोग हैं जो तैयारी कर रहे हैं आरआरबी एनटीपीसी, न सिर्फ आरआरबी एनटीपीसी बल्कि सभी परीक्षाओं के लिए, देखिए जीएस का जो है, हमने इससे पहले वाले वीडियो में बताया था, जो जीएस होता है वह किसी परीक्षा के लिए स्पेशल नहीं होता। हाँ, एक लेवल होता है कि मतलब इतने ऊपर से इतने डीप से हम पूछ सकते हैं परीक्षा में, लेकिन जो परीक्षा होता है, जो जीएस होता है परीक्षा में पूछने वाला, वो लगभग लगभग सभी परीक्षाओं में एक समान पूछता है। ठीक है, तो ये सिर्फ आरआरबी और एनटीपीसी के लिए नहीं होगा बल्कि सभी परीक्षाओं के लिए है। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 करा दोस्तों कि धातुओं के सल्फेट के कारण पानी के अस्थायी खारेपन को दूर किया जा सकता है? नाइट्रेट्स के द्वारा, सल्फोनाइट्स के द्वारा, जेओलाइट्स के द्वारा, चूने के द्वारा? तो ऑप्शन नंबर सी सही है, जेओलाइट्स के द्वारा। ठीक है, ओके। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है दोस्तों कि तमिलनाडु में जाड़े में वर्षा क्यों होती है? तो दोस्तों इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, बंगाल की खाड़ी से उठे तूफान से। ठीक है, जबकि यहाँ पर दक्षिण एशिया मानसून है, उत्तर पश्चिमी मानसून और दक्षिण पूर्व मानसून, लेकिन इन सभी से नहीं होता। ठीक है, बंगाल की खाड़ी से उठे तूफान से कब होता है? तमिलनाडु में। कब होता है ये ध्यान दीजिएगा, जाड़े की वर्षा में, क्योंकि जैसे ये भारत है, मान लीजिए इस भारत में यहाँ जो बंगाल की खाड़ी है यहाँ से उठती है, तो ये जो गारो खासी जनती है पहाड़ी यहाँ से टकराने के बाद मुड़ती है, मुड़ने के बाद जब इधर आती है तो तमिलनाडु का तट ये लास्ट वाला जो होता है, इसके वजह से वहां पर बारिश होती है। ठीक है, किस वजह से? बंगाल की खाड़ी में उठे तूफान की वजह से जाड़े की वर्षा में कहाँ होती है? तमिलनाडु में।
ओके, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है दोस्तों कि पाचन के रसों में निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल पाया जाता है? ठीक है, पाचन रस में निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल पाया जाता है? अमीनो अम्ल, टेनिस अम्ल, लैक्टिक अम्ल या हाइड्रोक्लोरिक अम्ल? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल सबसे सही आंसर है, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, ओके। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है दोस्तों फैराडे का नियम किस प्रक्रिया से संबंधित है? गैसों की अभिक्रिया से, इलेक्ट्रोलाइसिस के, तापमान का दाब या गैसों के दाब से? ठीक है, तो किस प्रक्रिया से संबंधित है दोस्तों? ऑप्शन नंबर बी, इलेक्ट्रोलाइसिस से। ठीक है, फैराडे का नियम। ठीक है, ओके। अगला क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है दोस्तों कि निम्नलिखित में से कौन सा नियम गैसों से संबंधित नहीं है? गैस से संबंधित नहीं है, कौन सा नियम? गे लसाक का नियम, चार्ल्स का नियम, फैराडे का नियम या वायल का नियम? दोस्तों इसका सही आंसर है सी, फैराडे का नियम जो है वो गैसों के नियम से संबंधित नहीं है, जबकि ये तीनों जो है ए, बी और ऑप्शन नंबर डी, ये तीनों गैसों के नियम से संबंधित है। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन देख ले। क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 करा दोस्तों कि टोडरमल किससे संबंधित थे? टोडरमल किससे संबंधित थे? चित्रकारी से, भवन निर्माण कार्य से, सैनिक कार्य से या भूमि सुधार के कार्य से? तो दोस्तों सबसे पहले तो बता दूं टोडरमल है कौन। टोडरमल जो है कि अकबर के जो नवरत्न थे, नवरत्नों में से एक थे। यह राजस्व विभाग को संभालते थे अकबर के, अर्थात इसका सही आंसर होगा भूमि सुधार के कार्य से। ठीक है, भूमि सुधार के कार्य से इसका सही आंसर है 12। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 का रहा दोस्तों निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ प्राकृतिक रूप से खट्टा है? ध्यान दीजिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ प्राकृतिक रूप से खट्टा है? सिरका, चूना, चीनी या बेकिंग पाउडर? तो दोस्तों आप सबको पता है जो सिरका होता है आम से बनता है। इसको जो गन्ने का रस होता है उसमें डाल दिया जाता है। पहले गन्ने का रस रखा जाता है कुछ दिन के लिए, फिर उसमें आम का समय आता है, फिर आम को काट के उसमें डाला जाता है, आम उसको सड़ाया जाता है, सड़ने के बाद यह तब जाके सिरका बनता है, और यह प्राकृतिक रूप से ही खट्टा लगता है। ठीक है, ओके, अपने आप खट्टा लगता है, उसको खट्टा करने के लिए कुछ किया नहीं जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 14 देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है कौन सी धातु प्रकृति में मुक्त अवस्था में पाई जाती है? ठीक है, चांदी, सोना, सोडियम या तांबा? तो इसका सही आंसर क्या है दोस्तों? बी, सोना। ठीक है, क्या? सोना। सोना जो है प्रकृति में मुक्त अवस्था में पाई जाती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 दोस्तों की बॉक्साइट अयस्क है किसका है? टीन का है, लोहे का है, एल्यूमिनियम का है या जस्ता का है? तो ऑप्शन नंबर सी सही है, एल्यूमिनियम का। ठीक है, बॉक्साइट। ओके, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 है दोस्तों की भोपाल गैस त्रासदी में कौन सी गैस लीक हुई थी? ठीक है, इथाइल साइनाइड, फिनाइल आइसोसाइनाइड, कार्बन मोनोऑक्साइड या मिथाइल आइसोसाइनाइड? ऑप्शन नंबर डी सही है दोस्तों, मिथाइल आइसोसाइनाइड। ठीक है, ओके। तो ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 का रहा दोस्तों कि परिस्थिति विज्ञान इकोलॉजी का किससे संबंध है? ध्यान दीजिएगा, परिस्थिति विज्ञान इकोलॉजी, इकोलॉजी अर्थात वातावरण। तो इसका सबसे सही आंसर हो जाएगा ए, शरीर संरचना और वातावरण से। कुछ चीजें हैं, कुछ प्रश्न हैं जो सिर्फ और सिर्फ नाम से ही स्पष्ट हो जा रहे हैं। ठीक है, तो नाम में भी उत्तर छिपा रहता है, तो इसको भी केयर करके चलिए आप लोग एग्जाम के, जब एग्जाम हॉल में बैठिएगा तब के लिए बता रहा हूँ। ठीक है, ओके। तो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन, भारत के संविधान में कितनी भाषाओं को मान्यता दी गई? दोस्तों हमने बताया था भारत के संविधान में 22 भाषाओं को मान्यता दी गई है अनुसूची 8 के तहत। ठीक है, अनुसूची कितने? 8 के तहत। ठीक है, ये क्वेश्चन हमने पिछले सेट में कराया था, तो इसको भूलिएगा नहीं। ऐसे पूछता है कि भारत में कितनी भाषाओं को मान्यता दिया गया, यहाँ पे 22, लेकिन पूछता है किस अनुसूची में है, तो 8वें अनुसूची में। ठीक है, ओके दोस्तों। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों हम लोग की महावीर का जन्म कहाँ हुआ था? ठीक है, महावीर का जन्म कहाँ हुआ था? तो कहाँ हुआ दोस्तों? सारनाथ में हुआ था, लुम्बिनी में हुआ था, कुंडग्राम में हुआ था, नालंदा में हुआ था? तो कुंडग्राम में हुआ था इनका। ठीक है, किसका? महावीर का। ठीक है, अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन क्वेश्चन करा है क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 करा दोस्तों कि विद्युत सेल में किस तरह की ऊर्जा निहित होती है? विद्युतिक, ताप, यांत्रिक या रासायनिक? विद्युत सेल में बात कर रहा है दोस्तों, विद्युत सेल में, सेल माने बैटरी में, तो ऑप्शन नंबर सी सही है, क्या? रासायनिक, रासायनिक ऊर्जा निहित होती है विद्युत सेल में। तो दोस्तों इसी के साथ अगला क्वेश्चन अगला क्वेश्चन है 20 नंबर, क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 कर रहा है, किस किताब के लिए सलमान रुश्दी को बुक्कर पुरस्कार, बुक्कर यानी मान बुक्कर, मान बुक्कर पूरा नाम है, यहाँ पर शॉर्ट फॉर्म में लिखा है बुक्कर पुरस्कार दिया गया है? ठीक है,
तो किसके लिए? तो यहाँ पर चार ऑप्शन है आपके पास, मिडनाइट चिल्ड्रन, पोर्ट्रेट, एम्प एम्स पेडिंग लोन और लोनाली। तो यहाँ पर इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, मिडनाइट चिल्ड्रन के लिए इनको मैन बुकर पुरस्कार दिया गया था। किसको? सलमान रुश्दी को। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि फ्यूज का तार बना होता है, ठीक है, फ्यूज का तार बना होता है तांबा और शीशा का, शीशा और टिन का, या फिर तांबा और लोहे का, या फिर शीशा का। तो किसका बना होता है दोस्तों? शीशा और टिन का। किसका? शीशा और टिन का। ठीक है दोस्तों, ओके दोस्तों, चलिए फिर हम लोग अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है दोस्तों? तो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों कि गुरुत्वाकर्षण का नियम किसने दिया था? डाल्टन ने, एडिसन, रदरफोर्ड या न्यूटन ने? तो इसका सही आंसर है दोस्तों सी, ये तो सभी को पता है। ये देखो दोस्तों, ये सब सभी क्वेश्चन इतनी बार पूछे जा चुके हैं कि मैं इसको डिस्क्राइब नहीं कर सकता यहाँ पे। आप लोग खुद अनुमान लगा लीजिए। और जो क्वेश्चन पीछे कई बार पूछा जा चुका है तो वो आगे आने वाली परीक्षा में कैसे नहीं पूछा जाएगा? ठीक है, तो अवश्य ही पूछे जाएंगे क्वेश्चन, रट लीजिए एकदम से, देखते देखते इतनी बार देखिए कि भूले न। तो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं इसी के साथ। आजाद हिंद फौज की स्थापना किसने की थी? तो दोस्तों यहाँ पर तो एकदम सिंपल आंसर है। बताइए, आजाद हिंद फौज की स्थापना किसने की थी? चंद्रशेखर आजाद, सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह, या इनमें से कोई नहीं? बताइए दोस्तों। तो इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर डी है। ठीक है, इसका ऑप्शन नंबर डी उत्तर। न तो चंद्रशेखर आजाद ने किया, न तो सुभाष चंद्र बोस ने किया। यहाँ पर कई लोग कंफ्यूज होंगे सुभाष चंद्र बोस और चंद्रशेखर आजाद में। तो मैं आप लोगों को बता दूं कि ये जो आजाद हिंद फौज है, इसकी जो गठन हुई थी उसको सबसे पहले 1 सितंबर 1942 को कैप्टन मोहन सिंह के द्वारा किया गया था। ठीक है, परंतु यह बहुत ज़्यादा लंबा नहीं चला, फिर 1944 में। ठीक है, तो आज़ाद हिंद ये जो फौज है, इसकी सफलतापूर्वक जो गठन का श्रेय दिया जाता है उसको, उसके बाद कैप्टन मोहन सिंह के बाद जिन्होंने संभाला इसको, वो कौन है? रास बिहारी बोस। कौन है? रास बिहारी बोस। सुभाष चंद्र बोस नहीं, रास बिहारी बोस। ध्यान दीजिएगा, आजाद हिंद फौज। ठीक है, सुभाष चंद्र बोस नहीं, रास बिहारी बोस। यहाँ पर बहुत ही केयरफुली इस चीज को, इस प्रश्न को देखिएगा, आजाद हिंद फौज को। ठीक है, पहले तो कैप्टन मनमोहन सिंह ने किया था, उसके बाद उसका जो मेन संस्थापक माना जाता है किसको? रास बिहारी बोस को। दोस्तों मैं इतना क्यों चिल्ला चिल्ला के बता रहा हूँ? इसलिए बता रहा हूँ ताकि आप लोगों को जो कन्फ्यूजन है वो कन्फ्यूजन न रहे। ठीक है, इसलिए मैंने इसको इतना डिस्क्राइब करके बताया है। तो दोस्तों एक भी क्वेश्चन को मिस मत कीजिएगा। फिर हम लोग अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन कर रहा है दोस्तों, मानव का मस्तिष्क कितने ग्राम का होता है? 1350, 1500, 1000 या 1230, 1100 कुछ भी। तो यहाँ पर इसका सही आंसर लगभग लगभग जो होता है वो कितने ग्राम का होता है? एक मानव का मस्तिष्क 1350 ग्राम का। ठीक है, ओके, अगला देख लेते हैं। अगला कह रहा है दोस्तों, शुष्क सेल में जो ऊर्जा संग्रहित होती है वह क्या है? जो एक शुष्क सेल होती है उसमें जो ऊर्जा संग्रहित रहती है उसे क्या कहते हैं? वह कौन सी सेल होती है? विद्युत सेल, रासायनिक सेल, उसमें सेल, या इनमें से कोई नहीं? इसका आंसर है बी, रासायनिक सेल उसमें संग्रहित होती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 कह रहा है दोस्तों को वायुमंडल की बाह्य परत में क्या कहा जाता है? जो वायुमंडल की सबसे बाह्य परत है उसे क्या कहा जाता है? तो उसे कहा जाता है दोस्तों एक्सोस्फियर। ठीक है, एक्सोस्फियर, बाह्यमंडल। ठीक है, ओके, सबसे बाह्यतम परत को पूछ भी रहा है। ठीक है, ओके, तो हिंदी में वायुमंडल ही कहते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 28 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 करा दो, यदि किसी वस्तु में कार्य करने की क्षमता है तो उसे कहा जाता है कि इसमें क्या है? अगर जैसे किसी वस्तु में कार्य करने की क्षमता को क्या कहते हैं, बस परिभाषा है कि इसमें से बताइए किसकी परिभाषा है? गुरुत्व की, गुरुत्व बल की है, बल सॉरी गुरुत्व की है, बल की है, संवेग की है, या ऊर्जा की है? तो किसकी होगी दोस्तों? ऊर्जा की। ठीक है, ऊर्जा की। अगर किसी वस्तु में कार्य करने की क्षमता है तो वो जो कार्य करने की क्षमता है वो क्या कहलाता है? ऊर्जा, एनर्जी। ठीक है, ओके दोस्तों, फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29 कह रहा है दोस्तों कि बेतवा नदी किसकी सहायक नदी है? बेतवा, ठीक है, यमुना की है, तापी की है, चंबल की, नर्मदा की है? तो दोस्तों ये जो अमरकंटक के पठार से निकलती है, ये जो गंगा है, गंगा के बाद ये यमुना आती है, इलाहाबाद में गंगा से मिल जाती है। तो यहाँ से जो निकलती है चंबल, बेतवा, केन, सिंध, तो ये किसमें मिल रही है सब? यमुना नदी में। ठीक है, तो यह किसकी सहायक नदी है? यमुना की। ओके दोस्तों, ओके, अगला क्वेश्चन देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 करा दोस्तों कि संस्कृत कवि राजशेखर दरबार में रहते थे, अर्थात किसके दरबार में रहते थे? ठीक है, किसके दरबार में रहते थे? महिपाल के, धर्मपाल के, भोज के, या देवपाल के?
तो इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों? इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा दोस्तों महिपाल के दरबार में। किसके? महिपाल के। ऑप्शन नंबर बी सही है। ठीक है, ओके। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 31। क्वेश्चन नंबर 31 है दोस्तों कि निम्नलिखित में से किस मुगल शासक के समय झरोखा दर्शन आरंभ किया गया था? दोस्तों आप सबको पता है कि अकबर जो थे वही सबसे ज्यादा कार्य करते थे और नई नई चीजें किया करते थे। तो इसका भी सही आंसर है अकबर। किसके दरबार में, किसके शासनकाल में? अकबर के शासनकाल में। ठीक है, जिन्होंने इबादत खाना भी बहुत कुछ इन्होंने अपने शासनकाल में किया है। तो उनको भी हम एक दिन डिटेल्स में इनकी जितने भी उपलब्धियां हैं, जितने भी काम हैं, इनको अलग से देखेंगे। ठीक है, सभी के। तो क्वेश्चन नंबर 32 है दोस्तों कि पाकिस्तान के अधिकतर वाले कश्मीर में, जो पाकिस्तान के अधिकार वाला कश्मीर है, पीओके, उस शहर की राजधानी क्या है? बालाकोट है, श्रीनगर, उरी या मुजफ्फरनगर? तो क्या मुजफ्फराबाद? तो क्या है दोस्तों? उस नगर की राजधानी क्या है? मुजफ्फराबाद। ठीक है, मुजफ्फराबाद। ओके, ओ हाँ, ठीक है, मुजफ्फराबाद। ठीक है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 33। क्वेश्चन नंबर 33 का राधा निम्न में से कौन सी सबसे पुरानी संस्था है? ब्रह्म समाज, आर्य समाज, थियोसॉफिकल सोसाइटी या सर्वेंट ऑफ इंडिया? तो दोस्तों कौन सी सबसे पुरानी संस्था है? बताइए, इधर है। कौन सबसे पुरानी संस्था है? कमेंट कीजिए। सबसे पुरानी संस्था है दोस्तों ब्रह्म समाज। ठीक है, क्या? ब्रह्म समाज। ठीक है, कैसे है? क्योंकि जो ब्रह्म समाज की स्थापना हुई थी वो कब हुई थी? 1828 में। ठीक है, कब? 1828 में। लेकिन जो ये आर्य समाज है इसकी कब हुई थी? 1875 में। ठीक है, देखिए ये भी पूछता है कि ब्रह्म समाज की स्थापना किसने किया था? किसने किया था? राजा राम मोहन राय ने। ठीक है, अब आर्य समाज पर आते हैं। आर्य समाज की स्थापना कब हुई थी? 1875 में। कब? 1875 में। कब हुई थी? किसने किया था? स्वामी दयानंद सरस्वती ने। इसको राजा राम मोहन राय ने, इसको दयानंद सरस्वती ने। ठीक है, और उसके बाद आता है कि थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना कब हुई थी? थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना हुई थी आपका 1875 और 1886 में, दो बार हुई थी। किसने किया था? मैडम ब्लावत्स्की एवं कर्नल अलकाट ने। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे मान्य होता है 1886 ही, और 1875 भी दोनों मान्य होता है। ठीक है, 1875 और 1886। ठीक है, तो किसने किया था? ये पूछता है कि थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना किसने किया था? तो किसने किया था? मैडम ब्लावत्स्की एवं कर्नल अलकाट ने। ठीक है, इसको भूलिएगा नहीं। ठीक है, अगला है सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी। तो इसकी स्थापना हुई थी 1905 में। किसने किया था? गोपाल कृष्ण गोखले ने। कब हुआ था? 1905। ठीक है, किसने किया? गोपाल कृष्ण गोखले। ओके दोस्तों, तो अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 34। क्वेश्चन नंबर 34 का रहा दोस्तों कि जेनेटिक्स में किसका अध्ययन किया जाता है? कोशिकाओं का अध्ययन, आनुवंशिकता एवं गुणशत्रु हो गया, सॉरी दोस्तों, गुणसूत्र का अध्ययन, मांसपेशियों का अध्ययन, नीट्रा का अध्ययन? तो इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों? इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, जेनेटिक्स में आनुवंशिकता और गुणसूत्र का अध्ययन किया जाता है। जेनेटिक्स, जिससे कि जो पिता में लक्षण होता है वही लक्षण सेम पुत्र में जो जाता है, उसी जो जेनेटिक्स लक्षण होता है उसी का अध्ययन में किसका अध्ययन किया जाता है? आनुवंशिकता और गुणसूत्र। लोग कहते हैं ना कि ये आनुवंशिक लक्षण है, जैसे अगर पिता बहुत सीधा है तो पुत्र में भी वही गुण जाता है, तो बोलते हैं आनुवंशिक लक्षण है। तो यही आनुवंशिक है, अर्थात जेनेटिक्स। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 35 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 कह रहा है दोस्तों कि मुस्लिम लीग ने भारत विभाजन की सर्वप्रथम मांग कब की थी? 1946 में, 1916 में, 40 में या 1906 में? ऑप्शन नंबर सी सही है दोस्तों, 1940 में। ठीक है, मुस्लिम लीग ने भारत विभाजन की मांग सर्वप्रथम कब की थी? सर्वप्रथम 1940 में। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर अगला देखें, क्वेश्चन नंबर 36। क्वेश्चन नंबर 36 कह रहा है दोस्तों कि भारतीय प्रायद्वीप में सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो सबको पता है दोस्तों, गोदावरी। प्रायद्वीपीय भारत की करें, ध्यान दीजिएगा, न कि पूरे भारत की। अगर पूरे भारत की होती तो पूरे भारत की सबसे लंबी नदी गंगा है, लेकिन अगर प्रायद्वीपीय भारत का है तो कौन सी है? गोदावरी। ठीक है दोस्तों, ओके। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 37। तो क्वेश्चन नंबर 37 का रहा है निम्न में से कौन सी उष्ण महासागरीय धारा है? क्या? निम्नलिखित में से कौन सी उष्ण महासागरीय धारा है? ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या है दोस्तों? गल्फ धारा, कैनरी, लेब्रोडेरा, क्यूलर? तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए। क्या है? गल्फ धारा जो है एक उष्ण महासागरीय धारा है। क्वेश्चन नंबर 38 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 38 कह रहा है दोस्तों कि निम्न में कौन सा तत्व सर्वाधिक विद्युत ऋणात्मक है? सर्वाधिक विद्युत ऋणात्मक, तो आपको पता है दोस्तों जो
वो होता है जो माइनस वाला, क्या बोलते हैं, हेलोजन बोलते हैं, क्या बोलते हैं, जो फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये सबसे सर्वाधिक ऋणात्मक होता है। तो इसमें पूछ रहा है कि ऑक्सीजन, फ्लोरीन, सोडियम, क्लोरीन। तो क्लोरीन जो है कि फ्लोरीन के बाद आता है, ठीक है, फ्लोरीन के बाद आता है क्लोरीन, इसीलिए सर्वाधिक ऋणात्मक तत्व कौन सा है, फ्लोरीन है, ठीक है, क्या, फ्लोरीन, इसका ऑप्शन नंबर बी। ओके। अगला क्वेश्चन देख लो, क्वेश्चन नंबर 39। क्वेश्चन नंबर 39 करा दोस्तों, गांधी जी ने दांडी यात्रा निम्न में से किसका उदाहरण है। गांधी जी की जो दांडी यात्रा थी, किसका उदाहरण है। असहयोग आंदोलन के दौरान किया था, या फिर सीधी कार्रवाई के द्वारा, सविनय अवज्ञा के द्वारा, फिर बहिष्कार के द्वारा। तो इसका सही आंसर है सविनय अवज्ञा आंदोलन के द्वारा। जब सविनय अवज्ञा आंदोलन गांधी जी ने चलाया था, तो उन्होंने कहा था सविनय अर्थात कि हम एकदम विनम्रता पूर्वक, अवज्ञा मतलब विरोध करेंगे, ठीक है। तो उन्होंने दांडी मार्च करके जो क्या बनाया था सबसे पहले, नमक, ठीक है, उसके द्वारा उन्होंने अंग्रेजों का बहिष्कार किया था, अंग्रेजों के प्रोडक्ट्स का। जैसे इस समय हम लोग चाइनीज प्रोडक्ट्स का बहिष्कार कर रहे हैं, उसी प्रकार से वहां पर नमक बनाकर कानून तोड़ा था उन्होंने, ठीक है। तो लास्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन, गुर्दे की निस्यंदन इकाई कौन सी होती है। क्या, गुर्दे की निस्यंदन इकाई कौन सी होती है। न्यूरॉन होता है, एक्सान होता है, पीत फाइबर होता है, या नेफ्रॉन होता है। तो इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, ठीक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी। तो ठीक है दोस्तों, यहाँ पर आज का सेशन समाप्त होता है। कि सेशन नंबर 9 था, कौन सा सेशन था, सेशन नंबर 9। अगला सेशन होगा सेशन नंबर 10। तो ऐसे ही डेली का डेली हम आप लोगों को 40-40 क्वेश्चन देते रहेंगे जीके जीएस का, जो पिछले एग्जाम में पूछे जा चुके हैं और आने वाले एग्जाम में पूछे जाएंगे, ठीक है। तो अब बने रहिए हमारे साथ, और वीडियो देखने के लिए आपका तहे दिल से धन्यवाद, शुक्रिया।